हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपकी यूपीटेट और सीटेट की परीक्षा में लगातार और बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें लगभग 70 से 80 प्रश्न होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं, जो कि ऊर्जा एवं संसाधन, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि आपकी आगामी 28 नवंबर 2021 को होने वाली यूपीटीटी की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। एलपीजी के संबंध में क्या सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा वाला सत्य नहीं? यह एक स्वच्छ ईंधन है, सही बात है। यह उच्च ऊष्मीयमान है, ठीक है। ये नीले ज्वाला से जलने वाला, ये भी सही है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला। देखिए, जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि ये मीथेन उत्सर्जन करता है, तो एलपीजी मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। एलपीजी जो है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का संक्षिप्त रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अभी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न लेते हैं, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सीएनजी जो होती है ऑटो वगैरह में और बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम पर्यावरण को जहरीली गैस से जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। सीएनजी का जो संक्षिप्त रूप है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है किसका? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। ये इसका फुल फॉर्म है और ये सीएनजी जो है संक्षिप्त रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बायो संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो पिलानी में, ठीक है। जो भारत का पहला संयंत्र है, ठीक है, बायोगैस संयंत्र, ये पिलानी राजस्थान में 1962 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, पिलानी राजस्थान सन 1962 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? इनमें से कौन सा वाला जो है वो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? पहला है पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा या मानव मल। तो जो खनिज तेल है उसका प्रयोग बायोगैस संयंत्र में नहीं किया जाता है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम। देखिए, कोयला जल के ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम का भी वही कंडीशन है, यूरेनियम का भी, लेकिन पौधे जो है ये, इससे जो आपको एनर्जी जो मिलेगी, तो ये नवीकरणीय से मतलब ये कि दूसरा पौधा आप उगा सकते हो, ठीक है ना, दूसरा कोयला तो नहीं बनेगा आपसे। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो बाड़मेर में। याद रखिएगा कि राजस्थान का एक जो आपका ज़िला है बाड़मेर, यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। बाड़मेर जिले के मंगला क्षेत्र में केयर्स इंडिया द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की रिफाइनरी लगाई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए, पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? देखिए, सूरज, पानी और वायु ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये चीज़ जो है आपका प्राकृतिक संसाधन वाले कॉलम में जाएगी। अब प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य ऐसे साधन से है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, ठीक है, ऊपर वाले ने जो हमको प्रदान किए हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय संसाधन नहीं है। अब पहले समझिएगा अक्षय होता क्या है। अक्षय ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करके पुनः प्रयोग में लाया जाता है, और क्षय का मतलब जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा वाला जो अक्षय नहीं है? सूर्य है, अक्षय सूर्य तो अक्षय है। जल, वायु, पेट्रोलियम अक्षय नहीं है। पेट्रोलियम फिलहाल जो है वो अक्षय नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन होते हैं जल, खनिज, लकड़ी, सिंपल सी बात है, ये प्राकृतिक संसाधन है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? ठीक है, कौन सा जो है ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? देखिए, लिथियम बैटरियां, सोडियम लैंप, जल ऊर्जा और एलईडी। तो याद रखिएगा जो जल ऊर्जा है वो वैकल्पिक स्रोत है। जल ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, जबकि एलईडी लाइट है, ठीक है, जिसको आप लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं, एक अर्धचालक डायोड है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। लिथियम बैटरी पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी है। इस बैटरी का अनावेशित होते समय इसमें लिथियम आयन इसके ऋणात्मक और धनात्मक धनाग्र की ओर प्रवाहित होता है तथा बैटरी के
अवशोषित होने से इसका उल्टा चलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये जो प्राकृतिक गैस जो है ये बनाई जाती है, बाकी चीज़ें जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो चीज़ें हैं ये नेचुरल हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? तो सौर ऊर्जा। पेट्रोलियम से प्रदूषण होगा ही होगा, कोयला जलेगा प्रदूषण होगा ही होगा, न्यूक्लियर जो एनर्जी होगी उससे भी प्रदूषण होता ही है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, उससे प्रदूषण नहीं होता सर, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अपारंपरिक नवीनीकृत। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है कि अपारंपरिक। और देखिए, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरनों को भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। जो गर्म जल निकलता है ना, तो उससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है। ये ऊर्जा एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसे प्रदूषण नहीं होता है, अतः इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। प्राकृतिक गैस जो है ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात की जा रही है, तो वाहनों और उद्योगों में करते हैं। खाना बनाने में तो हम एलपीजी का यूज करते हैं, जिसको आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। गिर शेर परियोजना। अब देखिए, वन्य जीव जो अभ्यारण्य वगैरह है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको आप ध्यान से देखिएगा, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, गिर शेर परियोजना जो है वो कहाँ है? तो ये गुजरात में, ग से गिर, ग से गुजरात, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है इसको, होम ऑफ एशियाटिक लायन इसको बोला जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पे? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में स्थित है, ठीक है। इसे 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपसे पूछा जाता है उसको 1992 में, ठीक है ना। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी हमेशा याद रखिए, शांत घाटी केरल में है, ठीक है ना। लेकिन फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में है। असोम का प्रसिद्ध एक सिंग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो जब भी एक सिंग वाले गैंडे की बात करें, असोम का मतलब यहाँ असम से है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। इसी में एक सिंग वाला गैंडा जो है आपको दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो जनपद की बात पूछी गई है, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में, उत्तर प्रदेश का जो चंदौली है, बनारस के आसपास वाला ये जिला है, ठीक है। इसमें जो है इसी को चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहा गया और ये चंदौली में स्थित है, ठीक है। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको जो है सबसे सर्वप्रथम क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था हेली नेशनल पार्क, ठीक है, हेली नेशनल पार्क। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इस उद्यान की स्थापना 1935 में की गई थी। 1947 में इसका नाम जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया तथा 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। यह वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो एक सिंग वाला गैंडे के लिए, ठीक है। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो डचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका जम्मू एवं कश्मीर में है, ठीक है। याद रखिएगा, डचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, ठीक है। शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त स्थित है, तो शांत घाटी जो है इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और ये केरल में है। भारत में कहाँ सिंह युक्त गैंडा मिलता है? तो असम, ठीक है। कहाँ मिलता है? असम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है।
केदारनाथ अभयारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो कस्तूरी मृग के लिए। और केदारनाथ जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। केदारनाथ जो है उत्तराखंड में एक जगह है, और एक केदारनाथ जो अभयारण्य है ये कस्तूरी मृग, मृग का मतलब होता है हिरन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार जो मैरीन पार्क की बात जब भी की जाएगी तो याद रखिएगा ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, आपसे पूछा गया कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। 1982 में बांधवगढ़ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यह 44,885 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है मध्य प्रदेश में देखिए जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारा का सारा जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। पन्ना याद रखिएगा, पन्ना भी बार बार आपसे पूछा जाता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में है। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश को ही भारत का हृदय भी कहा जाता है, ठीक है। हृदय मतलब दिल। अगला प्रश्न है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का, ठीक है। तो सरिस्का जो है वो बाघ का है। सरिस्का बाघ और जो है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य भारत में राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। 1955 में इसे वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? दंपा टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में? आपके ऑप्शन है असम, कर्नाटक, मिजोरम या उड़ीसा, ठीक है। तो दंपा कहाँ पे स्थित है? तो देखिए दंपा जो टाइगर रिजर्व है वो मिजोरम में है, ठीक है। कहाँ पे? मिजोरम, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पेरियार की बात की गई है, तो पेरियार तो आपका वैसे याद रखिएगा कि ये जो है आपका केरल राज्य में है। और 21 पर्वतमाला में स्थित है। तो पेरियार जो है नेशनल पार्क पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट जो है पर्वत श्रृंखला जो है उसमें स्थित है। पेरियार का जब भी नाम है केरल याद रखिएगा, और यह वहाँ की पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहले है कहाँ? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित, अभी मैंने पहले बताया, ठीक है। यह दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें जो है याद रखिएगा कि आपका बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा भी इसमें आपको मिलता है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अभी मैंने बताया केरल में है। साबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? साबरीमाला जो है वो पेरियार जो है, पेरियार जो आपका नेशनल पार्क है उसमें स्थित है, ठीक है ना। और पेरियार कहाँ पे है? केरल में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में? सुंदरबन का नाम आते हैं पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। यहाँ पे जो सुंदरबन है उसमें मैंग्रोव जो पेड़ हैं वो भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा जो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, नंदा देवी और फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका उत्तराखंड, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न लेते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, ठीक है, यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। तो अगर केवलादेव आपसे पूछा तो केवलादेव और भरतपुर जो है एक ही, बस नाम चेंज हुआ है। ये भारत के राजस्थान में है और इसकी स्थापना 1971 में पक्षी अभ्यारण्य, मतलब इसको 1971 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। किसको? केवलादेव, जिसको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं।
राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से बुलाया जाता था। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल याद रखिएगा, उड़ीसा में। अगला है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है वो आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना जो अभी मैंने बताया था कि पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में? अमराबाद, तो अमराबाद जो है आपका वो आंध्र प्रदेश में है। अमराबाद कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? इनमें से कौन सा वाला जो है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको दिख गया सुंदरवन, तो सुंदरवन जो है बंगाल, बंगाल के बाद बांग्लादेश, ठीक है। तो सुंदरवन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? दांडेली, तो ये है आपका कर्नाटक में। दांडेली का नाम आ जाए तो याद रखिएगा दांडेली जो है वन्यजीव अभयारण्य वो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है, ठीक है ना। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? वो आपका उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में स्थित है। कलाकड़ मुंडाथुराई, नाम भी बड़ा अजीब है। कालाकड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी छत्तीसगढ़, सी अरुणाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। तमिलनाडु सही आंसर है आपका। देखिए रणथंभौर की बात की गई थी अभी, तो रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे परीक्षा किसी भी राज्य की क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसको दोहरा लीजिएगा एक बार। वीडियो काफ़ी छोटा है और अगर आप वीडियो देखें तो पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कान्हा टाइगर रिजर्व, अभी बताया था कान्हा पन्ना ये सब कहाँ है, तो कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में। आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही था, मध्य प्रदेश कान्हा। मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में? मेलघाट, तो मेलघाट जो है आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। मेलघाट, म से मेलघाट और म से महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखिएगा। मेलघाट बाघ अभयारण्य की बात कर रहे हैं, तो मेलघाट बाघ अभयारण्य जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? तो याद रखिएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो ऑप्शन नंबर सी, कहीं आपको 1935 मिलेगा, कहीं आपको 1936 मिलेगा, घबराइएगा मत। जो भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो था वो हेली था। अब उसको बाद में क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जो कि उत्तराखंड की राजधानी नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड का एक शहर है, उस उत्तराखंड की राजधानी तो देहरादून है आपका, लेकिन उत्तराखंड का ये शहर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? कौन सा वाला जो है इसमें से रिजर्व जो है जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल, इसमें इसको नहीं किया गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा इसमें जो डी है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना, बस इतना याद रखिएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, जो वन महोत्सव दिवस है वो कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 1 से 7 जुलाई, मतलब 1 जुलाई लिखा हुआ है तो 1 से 7 जुलाई तक हम इसको मनाते हैं, तो यहाँ पे 1 जुलाई जो था ऑप्शन सही है आपका। वन्य प्राणी सप्ताह, हम प्राणी सप्ताह की बात करें तो वन्य प्राणी सप्ताह जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो वन्य प्राणी सप्ताह जो है आपका
1 से 7 अक्टूबर, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जो अगर लिखा है तो सही है, 1 से 7 तारीख तक मनाया जाता है अक्टूबर के, ठीक है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। वो ऊपर था वन्य प्राणी सप्ताह, अब यहाँ पे वन्य जीव सप्ताह की बात की जा रही है, तो 1 से 7 अक्टूबर इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? भारत की अगर बात करें तो भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो 19.47, 19.47, ठीक है। जबकि होना चाहिए 1/3, 33 दशमलव कुछ होना चाहिए, लेकिन है नहीं। पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने के मापन से संबंधित है? देखिए, अब ये हम जो है पर्यावरण कानून एवं अधिनियम और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो इसमें परिवेश है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है आपका, ठीक है, वो भारत में मुख्य रूप से जो प्रदूषण मापने से संबंधित कौन सी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भी ऑप्शन सही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया? जब वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात की जाएगी तो 1972, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम जो है ये जो आपका नीदरलैंड में, ठीक है ना। जो ग्रीन पीस का मुख्यालय है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, तो नीदरलैंड आपका देश है और एम्स्टर्डम वहां के एक शहर, एक जगह है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जो पर्यावरण को हम संरक्षण करने की बात करते हैं तो वो 1986 में हुआ था। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अगर वन्य जीव संरक्षण की बात करेंगे तो 1972 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1986 में, ठीक है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में ये चीज कही गई है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 सालों से रह रहा है उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उसी का अधिकार है। ये आपसे जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में कहा गया था। यह प्रश्न सीटेट में मुख्य रूप से पूछा गया था। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी संस्था जो है करती है, तो WWF है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। ए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल जो है WWF करती है, ठीक है। पृथ्वी सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील का एक शहर है, ठीक है, रियो डे जेनेरियो, ऑप्शन नंबर बी। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहां बनाया गया था? देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर आप बात करेंगे, इसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। खास करके जो ये फ्रिज से और आपका AC वगैरह से निकलने वाली ये गैस है और ये जाके ओजोन जो लेयर है आपकी उसको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो प्रथम प्रोटोकॉल जो है इसका, तो वो कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में के तहत ओजोन परत के संरक्षण हेतु समझौता हुआ, जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हैलोजन गैसों पर नियंत्रण लगाने की बात की गई, जिससे ओजोन परत की हानि होती थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, समझ में आ रही है बात? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो है मॉन्ट्रियल में हुआ था। कहां पे हुआ था? मॉन्ट्रियल में। CFC की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना लिख के सीधे CFC लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। CFC में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी मैंने बात की आपसे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो बिल्कुल सही है। कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कार्बन शुल्क लागू करने वाला जो प्रथम देश है आपका वो है न्यूजीलैंड, ठीक है ना, न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है कार्बन शुल्क सबसे पहले न्यूजीलैंड ने लागू किया था। कार्बन शुल्क एक ऐसा कर है जो अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप में बदलने में बिना राजस्व की वृद्धि करता है, ठीक है, जबकि साथ ही जलवायु परिवर्तन नीति के उद्देश्यों को बढ़ावा देता है। कार्बन टैक्स का उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के हानिकारक और प्रतिकूल स्तरों को कम करना है, जिससे जलवायु परिवर्तन में कमी हो और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव भी कम पड़े, ठीक है।
परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। नहीं, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। नहीं, सही नहीं है। सत्य है क्योंकि सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो बोला गया ना कि माता पिता और मतलब उनके बच्चे होते हैं, तो ये एकल परिवार की बात की गई। ऐसा तो है नहीं, ज्वाइंट फैमिली भी होती है और न्यूक्लियर फैमिली भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें, जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है ना। बच्चे को समाजीकरण का पहला पार्ट कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, बच्चे का जो समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, वो सर्वप्रथम परिवार से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय कारक कौन सा है, तो वो स्कूल और बाकी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर परिवार है तो परिवार से हमेशा समाजीकरण का पहला चैप्टर शुरू होता है। ठीक है। प्राथमिक समाजीकरण होता है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्र। देखिए, जिस ऑप्शन में परिवार है वही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो प्राथमिक समाजीकरण है वो हमेशा फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन जो है फैमिली को ही माना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ये सही है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मतलब बाल विवाह का निषेध करने वाला जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 2006 जो है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया, जबकि 1 नवंबर 2007 से इसे लागू किया गया था। याद रखिएगा, पारित करना एक बात है और लागू करना दूसरी बात है। तो ये जो पारित हुआ था 2006 में हुआ था। जैसे हम बात करते हैं, अगर जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, लेकिन वो लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। उसी तरह से भारत में जो बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित, अगर पारित करने की बात करेंगे तो 2006 में हुआ था, और अगर लागू करने की बात करेंगे तो वो जो है 2007 में 1 नवंबर 2007 को वो लागू हुआ था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 2007 को ये लागू किया गया था बाल विवाह निरोध अधिनियम भारत में। ठीक है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? इनमें से कौन सी जो विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके आज के लिए, जो कि आपके पर्यावरण से संबंधित थे। ठीक है, अगर इसमें से किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और ये वीडियोस जो है आपको लगातार एग्जाम्स डेली बाय दानिश नाम के चैनल से, यूट्यूब चैनल से मिल रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।